2001 में एक मूवी आई थी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मूवी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, काफ़ी सोशल नॉर्म्स को लेकर। लेकिन उसमें से जो एक मेजर पॉइंट निकल के आता था वो था कि कैसे दो अलग अलग फैमिलीज सेम इनकम स्लैब में होते हुए भी एक फाइनेंशियली स्टेबल है और दूसरी फाइनेंशियली सफ़र कर रही है। हमारे देश में ये दिक्कत हमेशा देखी जाती है। कुछ लोग बहुत ही अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ही गरीब, और ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास में हैं जिनके पास फाइनेंशियली ऊपर या नीचे दोनों जगह जाने का मौका बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? बड़े रूप में तो इसके कुछ कारण होते ही हैं, जैसे कि जीडीपी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। लेकिन पर्सनल लेवल पर इसका सबसे बड़ा कारण होता है फाइनेंशियली इलिटरेसी, यानी कि पैसे के प्रिंसिपल को ना समझना, जिस वजह से लोग एम्प्लॉयड होते हुए भी सारी ज़िंदगी एक ही लेवल के फाइनेंशियल पोजीशन में फंस के रह जाते हैं और कभी अपनी इनकम कैपेबिलिटी से ज़्यादा अमीर या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, और हमेशा कहावत में बोलते रहते हैं कि उनका पर्स बाकियों से पतला ही रह गया। आज हम इस पतले पर्स के 7 इलाज समझेंगे जॉर्ज एस क्लासन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से। प्रिंसिपल नंबर 1, स्टार्ट फ्लैटनिंग योर पर्स। पर्स को मोटा करना चालू करें। बुक में एक एग्जाम्पल से समझाया है, अगर रोज़ बास्केट में 10 अंडे रखोगे और सिर्फ 9 ही खाओगे तो क्या होगा? एक तो बॉडी बन जाएगी, दूसरा अंडों का बास्केट ओवरफ्लो होने लगेगा थोड़े ही टाइम में। ऐसे ही कि जब भी हम अपने पर्स में 10 सिक्के डालें तो हमेशा खर्च करने के लिए 9 ही निकालें। इसका बेसिक जो मतलब था बुक में, करंट सिनारियो में देखा जाए तो उनका मतलब था सेविंग्स से। करंट सिनारियो में ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें सलाह देते हैं कि हम अपनी इनकम का कम से कम 20% जो हिस्सा है वो हमेशा अपने लिए सेव करके रखें। प्रिंसिपल नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। लेकिन जिनकी आमदनी रुपया है उनका भी तो यही रोना है कि अगर 20% निकाल के रख दिया तो कैसे चलेगा। आम आदमी के जो नीड्स हैं या ज़रूरी खर्चे हैं वो बस एक लिमिट तक ही होते हैं। उसके बाद कमाई के साथ साथ इंसान खुद ही अपनी ज़रूरतें बढ़ा लेता है। पहले रोटी होती है, फिर पिज़्ज़ा आता है और फिर उसके बाद पिज़्ज़ा बड़ा होता जाता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें जो मन में होगा हम वैसे ही रहेंगे, योलो। बट आप अपने मन की नहीं, एडवर्टाइजमेंट्स के मन की सुन रहे हो। जैसे कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट में आपकी लाइफ को उनके प्रोडक्ट से जोड़ती चली जाती है, आप मानते चले जाते हो। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप बजट बनाओ, नीड्स पूरी करो, 20% सेव करो और फिर जो ही बचता है उसके बाद उसे उड़ाओ, खाओ, मौज मनाओ। ज़िंदगी के मज़े लंबे समय तक और बेहतर से बेहतर लेने हैं तो खुद को भी पे करो। एटलीस्ट 30% अपनी कमाई का अपने ऊपर लगाओ, यानी कि अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए सेव करो। और जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी फिजूल खर्ची रोको, क्योंकि अगर अभी फिजूल खर्ची रोक दोगे तो आगे आकर जो भी ज़रूरतें होंगी या जो भी आपके मन में सपने होंगे वो पूरे कर सकोगे। प्रिंसिपल नंबर 3, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। जैसे गोदाउन में गेहूँ और तुम्हारे ड्राफ्ट में पड़ा वो मैसेज धीरे धीरे ख़राब ही होने वाला है, वैसा ही कुछ पैसों के साथ भी है। ये पड़ा पड़ा अपनी वैल्यू खोता जाता है, महंगाई की वजह से या इन्फ्लेशन की वजह से। बुक के मेन कैरेक्टर अर्कद ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी पहले साल की बचाए हुए पैसे एक शील्ड मेकर को उधार दिए, जिस पर उन्हें इंटरेस्ट भी कमाने को मिला, और फिर उन्होंने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही फिर से उधार दिए और ऐसे ही करते करते पैसा बढ़ता गया, यानी कि उनके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कमाने को मिला। तो बेसिकली अगर हम आज के टाइम पर इसे देखें तो उनका मतलब है कि इन्वेस्टिंग करो, यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कमा सको। आज के टाइम पे इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स में जा सकते हो, रियल एस्टेट में जा सकते हो। बेसिकली जिसमें भी आपको नॉलेज हो उस मीडियम से इन्वेस्ट करो। प्रिंसिपल नंबर 4, गार्ड योर ट्रेजर फ्रॉम लॉस। इन्वेस्ट का नाम सुनते ही दिमाग में लड्डू फूटा होगा कि कहाँ मिलेगा 25%, 50% इंटरेस्ट या सीधा 1 का डबल। तो मेरे पास एक स्कीम है कि इन सब स्कीम से दूर रहो और सिर्फ वहीं अपना पैसा लगाओ जहाँ की समझ हो, क्योंकि अगर आप लालच में आके फ्रॉड में फंस जाते हैं तो आप सिर्फ अपने पैसे ही नहीं खोएंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी का उतना वक्त भी वेस्ट कर देंगे जो आपने उन पैसों को कमाने में और सेव करने में लगाया। तो जो आप कमा सकते थे वो अपॉर्चुनिटी लॉस अलग। तो कभी भी शॉर्टकट्स मत लो, लंबा गेम खेलो हमेशा। प्रिंसिपल नंबर 5, मेक योर होम अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। बुक का कहना है कि हर व्यक्ति के पास उसकी कुछ ज़मीन ज़रूर होनी चाहिए जहां उसकी फैमिली की ग्रोथ हो सके बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन की। उनका कहना है कि जो 9 सिक्के आपके पास सेविंग्स करने के बाद रहते हैं उनमें से भी कुछ आपके अपने घर को खरीदने में इन्वेस्ट होते रहने चाहिए। करंट सिनेरियो में घर खरीदने या ना खरीदने या रेंट पर लेने पर काफ़ी डिबेट चलते रहते हैं, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से लोकेशन और ग्रोथ ऑफ सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। तो करंट सिनेरियो में ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए घर की EMI भरना बेटर ऑप्शन है या उन EMI को इन्वेस्ट करके रेंट पर रहना ज़्यादा बेटर है। मैं कुछ एक्सपर्ट्स की वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसे आप घर लेने से जुड़े सारे डिसीजंस के लिए रेफ़र कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। चाहे बिजनेस जितना भी सक्सेसफुल हो या जॉब कितनी भी अच्छी हो, भले ही अपनी फील्ड के अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो आप,
लेकिन हमेशा इंश्योर करें कि आपके पास फ्यूचर में एक इनकम इंश्योर्ड है जो आपके बुरे वक्त में आपको काम आएगी। करंट सिनारियो में पॉलिसीज़ इसका एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। टर्म इंश्योरेंस में आप एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो टाइम टू टाइम, और टाइम आने पर यानी कि जब आपके घर पर सबसे बड़ी मुसीबत आएगी तो आप जब अवेलेबल नहीं होंगे अपने परिवार के लिए, तब आपके परिवार के पास एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा आगे की लाइफ ईजीली जीने के लिए। इसी तरीके से पेंशन प्लान्स भी होते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस भी इसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आपको आपके बहुत ही बुरे वक्त में काम आ सकता है। तो हमेशा इसका ध्यान रखिए कि हमेशा आप अपने फ्यूचर में आने वाली किसी भी कठिनाई, किसी भी बहुत ही बुरे वक्त के लिए हमेशा एक इनकम इंश्योर्ड कर लें। प्रिंसिपल नंबर 7, इंक्रीज़ योर एबिलिटी टू अर्न। अब हमने अभी पीछे जितनी भी बात की उसमें ज़्यादातर हमने बात की है सेविंग करने की और फिर उसे इन्वेस्ट करने की, बट यहाँ सबसे मेन बात ये आती है कि आप सेव और इन्वेस्ट तभी करेंगे ना जब आप अर्न करेंगे। तो सबसे लास्ट में जो सबसे ज़रूरी पॉइंट आता है वो है कि अपनी जो अर्निंग कैपेबिलिटी है आप उसको बढ़ाते जाएं। आप नई नई चीज़ें सीखते रहो, बेहतर बनते रहो, क्योंकि आप जितना कमाओगे उतना ज़्यादा इन्वेस्ट भी करोगे। हो सके तो साइड हसल भी करें, जो भी आपका पैशन है। अगर आपकी एक फुल टाइम जॉब है उसके साथ साथ अगर आप एक साइड हसल भी चालू करते हैं, जो आपका पैशन है उस पर भी काम करते हैं, तो उससे भी आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी एक टाइम के बाद। अपनी फील्ड में और मास्टर बने। अगर आपका करंट जॉब जो है वही आपका पैशन है, अगर आपको उसमें ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें जितना मास्टर बन सकते हैं, जिस हाइट पर पहुंच सकते हैं वहां पहुंचिए। सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप इस लेवल पर पहुंचते जाएं कि जो सैलरी जो बढ़ेगी, यानी कि जो आपका सैलरी जंप होगा, यानी जो पैकेज जंप होगा, वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हो। इसमें आप सिर्फ गोल मत बनाइए कि मुझे इतनी सैलरी कमानी है या मुझे ये पोजीशन चाहिए। वहाँ तक पहुँचने का पूरा प्लान बनाइए कि अगर मुझे इतनी सैलरी कमानी है या इससे ज़्यादा मुझे कमाना है या मुझे इस पोजीशन पर पहुँचना है, तो उसके लिए कैसे पहुँचा जाए, क्या सीखा जाए, क्या अपने अंदर चेंज लाया जाए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सीखते रहिए और बेहतर बनते रहिए, और हमेशा अपनी अर्निंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अर्निंग इन द सेंस अपनी कैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग पर, अपनी करंट सैलरी पर नहीं। अपनी इतनी कैपेबिलिटी बनाइए कि अगर आप इस कंपनी से दूसरी कंपनी में कहीं भी जाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोग ऑफ़र करें आपकी सर्विसेज के लिए। तो यार ये 7 प्रिंसिपल्स थे जॉर्ज एस क्लासन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और आपका जो भी फीडबैक है, जो भी अप्रिशिएशन है, उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।